टेक्नीशियन के साथ जो हादसा हुआ, तो क्या था सर पूरा मामला? ऐसा था कि सावधान इंडिया का शूट चल रहा था मडाई लैंड में, और हम लोगों को खबर नहीं था, क्योंकि टेक्नीशियन भी प्रोड्यूसर के साथ काम की वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कंटिन्यू काम करते करते। तो वहाँ कुछ 20 घंटे काम हो रहा था, और अगले दिन फिल्म सिटी में 7 बजे से उनकी फिर से शूटिंग थी। तो वो कंटिन्यू काम करते, डेली आना जाना, भागना दौड़ना। तो वो हमारे जो प्रमोद कालेकर जी थे, कैमरा अपने क्या बोलते हैं कि आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, वो मोटरसाइकिल से अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे थे घर। उनका जो एक्सीडेंट है अपना अंधेरी ब्रिज के ऊपर हुआ। टेक्निकली जो है ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर आप सेट से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके बारे में कोई सोचे। अगर फेडरेशन ने जो नई अपनी नीति बनाई है, अपने संविधान में जो चेंजेस लाई है, उसमें ये है कि घर से स्टार्ट होने से लेकर घर वापस जाने तक यदि किसी मेंबर को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियन को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उस काम देने वाले प्रोड्यूसर का है जिसने अपने काम पर बुलाया था। चूँकि 20 घंटे काम किया था, करके जा रहा था, नींद आना स्वाभाविक है, और एक्सीडेंट जो है उस रीज़न की वजह से हुआ। हम लोगों ने उनके काम को तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, चैनल को लेटर दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी अपना अशोक दुबे जी ने, सोनी चैनल ने तुरंत कोऑपरेट किया, स्टार ने तुरंत कोऑपरेट किया, और वहाँ पर शूटिंग उनको जितने जगह सावधान इंडिया की शूटिंग हो रही थी उनको बंद करने के लिए बोला। साथ ही हमारा दूसरा लेटर था कि उनके जो पेमेंट है, क्योंकि कंपनसेशन जो है कैसे मिलेगा, कल प्रोड्यूसर हाथ उठा देगा, नया प्रोड्यूसर है, कोई पुरानी कंपनी है नहीं, तो उनके पेमेंट जो 20 एपिसोड के थे उनको रोक दिया गया। हमारे साथ कोऑपरेशन किया चैनल ने, एक अच्छी बात है। फिर भी इसमें दोषी प्रोड्यूसर भी है, चैनल भी है। यदि इतना प्रेशर प्रोड्यूसर पर नहीं रखेगा, चैनल अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर देगा तो टाइम से शूटिंग होगी, हमारे वर्कर जो है सिर्फ टाइम में काम कर सकेंगे। तो उनको 20 लाख रुपया उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से किया गया। 50 लाख रुपए मांगे थे हम लोग कि इनके परिवार को मिले। एक आदमी जो मर जाता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख कोई चीज़ नहीं है। मगर प्रोड्यूसर की भी हालत ऐसी थी कि वो 20 लाख देने में ही मर जाने वाला था। तो उन्होंने 15 लाख रुपए वो दिया, और 5 लाख रुपए का उन्होंने जो इंश्योरेंस कराया था उसको दिया। तो 20 लाख मिला। आज हमने उनकी फैमिली को बुलाया था, और उनको फेडरेशन की तरफ से, सारे दूसरे एसोसिएशन की तरफ से, लाइट मजदूर यूनियन की तरफ से कुछ मदद की गई है। आगे भी उनको मदद दी जाएगी, क्योंकि लोग अलर्ट नहीं थे कि उनको अभी आज हमें चेक लेकर आना है। तो हमारी 32 एसोसिएशन है, यथाशक्ति हर लोग उनकी मदद करेंगे। साथ ही ये डिसीजन लिया गया है कि यदि कोई इस तरह के हादसे में फैमिली का मेंबर मरता है, उसके परिवार में यदि लड़का या उसकी वाइफ काम करने योग्य है, तो सपोज़ उस डिपार्टमेंट के लायक नहीं मगर कुछ और काम कर सकती है, तो उसके कार्ड को एनरोलमेंट जो है उनके नाम पर ट्रांसफ़र करके फ्री ऑफ कास्ट जो है फेडरेशन कोशिश करेगी कि उनको मेंबरशिप दी जाए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। सर, और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी प्रोड्यूसर बॉडी जो देख रही है, चैनल देख रही है, आर्टिस्ट यदि वो सपोर्ट करना चाहे तो उनका अकाउंट नंबर भी हम देंगे, ताकि लोग जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मदद कर सकते हैं, फेडरेशन के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट उनके परिवार को कर सकते हैं। ये हमारी आपके माध्यम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के लिए अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वही एक कमाने वाला था, परिवार में कोई दूसरा है नहीं। सर, शूट पर ओवर टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी शिकायतें सर आपके पास आ रही है, या ये हादसे के पहले भी आ रही थी और अभी भी शायद आपके पास आ रही होगी, तो जो ओवर टाइम किया जा रहा है वर्कर्स को, उस पर क्या कहना चाहोगे, उस पर आप किस तरह का एक्शन लोगे?
बात ओवर टाइम की नहीं है, प्रोड्यूसर अपना काम कराता रहता है, और ओवर टाइम की बात होती तो 8 घंटे के बाद 4 घंटा एक शिफ्ट माना जाता है, यदि लोगों को पैसे मिले। हमने तो ये करके रखा है कि यदि आपको काम बहुत ज़रूरी है और आपको डिलीवर करना है तो आप सेकंड यूनिट लगाइए और आप काम कर सकते हैं। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, फेडरेशन काम रोकना नहीं चाहती, मगर जो शिफ्ट टाइम है उसको क्रॉस करके आप काम करते हैं बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, और हादसे इस तरह से होते हैं तो जान की कीमत तो जान होती है। हम तो नहीं कर सकते, मगर दोबारा इस तरह का काम नहीं होने देंगे। यदि इस तरह का कोई काम होता है तो उन पर क्रिमिनल केस किया जाएगा। तब तक बॉडी को हम लोग उठाने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि पुलिस उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करती है। कंपनसेशन अपनी जगह पर है, मगर उन पर, चैनल पर, प्रोड्यूसर पर केस भी किया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का हनन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हादसा रोका जा सकता है क्योंकि चैनल में जो शो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे चलता है, कोई शो मंडे टू सैटरडे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शो को डिलीवर करने के लिए 12 से 13 घंटा शूट लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी है वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि आगे आएंगे तो उनको आगे जाके उनका काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग चैनल के ऊपर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं कि मंडे टू थर्सडे, जो पहला होता था कि मंडे टू थर्सडे शूट चलता था, और इस पर कई सारे सेलिब्रिटी नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट है, और हमें भी पता है इस बारे में, हम सारे लोग इस बात से अवगत हैं, और हम प्रोड्यूसर को भी और चैनल को भी लेटर देंगे कि या तो स्क्रिप्ट पहले दे दी जाए, आप बैंक कीजिए, प्रोग्राम बना करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, उसके बाद टेलीकास्ट डेट दीजिए। आप कट टू कट रखेंगे, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब कट टू कट रखा जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हमें पता है कि उन्होंने 4-4 महीने के प्रोग्राम को शूट करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें तब करें, 8 घंटे करें, 12 घंटे करें, उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो यही होना चाहिए। चैनल को भी हम लेटर दे रहे हैं और इसको रोका जाएगा, क्योंकि इसको हम और आगे नहीं होने देंगे। अशोक सर, एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये पहले ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें साप्ताहिक अवकाश वर्करों को नहीं मिलता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सीरियस हैं क्या है? ऐसा है कि मंथली जो काम करते हैं हमारे वर्कर्स और टेक्नीशियंस, हमने पहले से ही प्रोड्यूसर और फेडरेशन ने एग्रीमेंट किया था कि 4 छुट्टी होनी चाहिए। जैसे हर आदमी को वेकेशंस मिलता है, 4 छुट्टी मिलती है, लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। प्रोड्यूसर ज़बरदस्ती वर्कर्स को बोल के काम करवाता है, और वर्कर बोल नहीं पाते कि कल अगर उन्होंने मना किया तो प्रोड्यूसर उनको हटा देगा। इसके लिए ये सब प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन अब हम उस पर भी कड़क कानून ला रहे हैं कि अपने वर्कर्स को कहेंगे कि अगर आप बगैर नाम बताए आप हमें इन्फॉर्म करिए, अगर प्रोड्यूसर आपको अरेस्ट करता है, परेशान करता है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमारे लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे। सर, पिछली बार फिल्म सिटी के पास जब आप लोगों ने स्ट्राइक किया था तो मुझे याद है उसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि पौष्टिक आहार, शुद्ध पानी, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था, ये सब आज भी जो है ना वो मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया, नया कुछ तो उसमें हुआ नहीं। कुछ चैनल और कुछ प्रोड्यूसर इन चीज़ों के को जानते हुए भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब उन चैनल और उन प्रोड्यूसरों को हम आपके द्वारा एक संदेश दे रहे हैं कि वो अब सही तरीके से हों, नहीं तो उनके ऊपर हम हर तरीके से ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे, और जो भी हमको एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ लेंगे। जो भी, मैं हर सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूसर और चैनल गलत तरीके से काम करवा रहा है, हमारे लोगों का शोषण कर रहा है, अब उन्हें बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद किए तो हम लोग हर तरीके से उनसे निपटने के लिए अब हमारी एक टीम बन रही है और उनसे निपटेंगे कानूनी, और जो भी जिस तरीके से वो बोलेंगे, अगर वो जिस तरीके से शूटिंग अपनी मनमानी 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा करे, उसके बाद वो पेमेंट भी नहीं देते, मंथली छुट्टी, और जो खाने का पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिलता, उन चीज़ों पे हमारी हेल्थ सेफ्टी टीम जा रही है, इंक्वायरी करेगी, और ऐसे प्रोड्यूसर के खिलाफ हम ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। अशोक सर, एक सवाल ये भी उठता है कि कोरोना काल में आज ज़्यादातर जगहों पे आप जाइए तो सैनिटाइजर आपको नहीं मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, अधिकांशतः सेवा में ये समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे शुरू में लोगों ने सिस्टम फॉलो किया, प्रोड्यूसर बॉडी ने भी उनसे कहा था
हर सीटों पे उन्होंने सैनिटाइजर की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था सब रखी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम ने हमें कंप्लेन भी की कि अब लोग नॉर्मल हो गए हैं, लोगों का डर खत्म हो गया है और बहुत से सीटों पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि प्रोड्यूसर को हमने आज ही लेटर लिखा है कि इस तरीके की हरकतें आपके प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, आप उनको समझाइए, नहीं तो फिर हम फ्री हैं कि हमें किसके साथ काम करना और किसके साथ नहीं काम करना। आज ज़्यादातर जगहों पे देखा गया है कि कोविड काल के बावजूद जो है लोग कोई भी सुरक्षा का मतलब ये भाई कोविड में सुरक्षा होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, बीमा नाम की कोई चीज़ होती नहीं, तो उसे जानते भी नहीं है, जबकि ये गाइडलाइन में था कि बीमा करेंगे। ऐसा है कि हमने 25 लाख रुपए की मांग की थी हमारे मेंबरों के लिए कि कोविड का इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ प्रोड्यूसर्स ने 25 लाख का इंश्योरेंस किया भी, कुछ वो मेंबरों की हमारी डेथ भी हुई थी जिसमें उन्होंने कंपनसेशन दिया भी। जेडी मजेठिया जो IFTPC के चेयरमैन हैं, उन्होंने 25 लाख रुपया हमारे वर्कर को दिया भी। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स जानबूझकर ये करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि हमारा बजट नहीं है, चैनल ने हमारे बजट कम कर दिए हैं, बजट कम करने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे मेंबर की अगर डेथ होती है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमने ऑलरेडी इसके लिए प्रोड्यूसर बॉडी को लिख दिया। हमारी सब ज़्यादातर जगहों पे देखा गया है कि सरकार आपके फेडरेशन को या इसके 5 लाख मेंबर हैं, 32 यूनियनें हैं आपके फेडरेशन के अंतर्गत, 5 लाख मेंबर हैं, और इनके अगर 5 लाख की फैमिली को बना लिया जाए तो 20 लाख लगभग लोग होते हैं जो कि फेडरेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। Yes. इनके लिए सरकार कोई मदद नहीं करती, आप तो कोई बात नहीं करते कि सरकार भी इसमें कोई मदद करे। देखिए, कोरोना काल में जब हमारे सामने प्रॉब्लम आया था कि लोगों के काम बंद हो गए थे, लोग डेली वेजेस वर्कर और जो मंथली वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर हैं, सबको समस्या हुई थी। सबकी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमको तुरंत सरकार को लेटर लिखना पड़ा। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, मैंने सीतारमन जी को लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ के सारी मिनिस्ट्री को लिखा कि हमारे वर्करों के लिए, सिनेमा वर्कर के लिए मदद की जाए, क्योंकि सेंट्रल ने भी 20 लाख करोड़ सैंक्शन किया था कि लोगों को कोरोना काल में लोगों को मदद की जाएगी दवा के लिए, इसके लिए तमाम बातें बताई गई थी। मगर मेरे किसी भी लेटर का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेताओं ने हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी। मदद तो नहीं आई कहीं से, मगर हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई रजिस्ट्रार के थ्रू कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा आया और उन लोगों में नहीं बटा, जबकि सारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। सलमान खान ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, प्रोड्यूसर बॉडी ने पैसे दिए, वो भी डाला गया था। यशराज फिल्म ने जो दिया था उसको उन्होंने डायरेक्ट डाला पेमेंट। तो कहीं से हमारा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं और स्टाफ था नहीं, डायरेक्ट बैंक से बैंक का काम हो रहा था, कैश हमने किसी से डील किया नहीं था। ये सब समस्याएं हुई जिसको हमने अपने रजिस्ट्रार, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आते हैं, किसी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, तो किसी पॉलिटिक्स में किसी से कनेक्टेड नहीं है कि हमको बाध्य हैं कि हम उनको सारे हिसाब किताब दें। हमारी जो संस्था है, जो ट्रेड यूनियन है, उसके जो रजिस्ट्रार हैं, जो लेबर कमिश्नर हैं, उनको हम सब कुछ बताने के लिए बाध्य हैं। हमने उनको सब अपनी पूरी रिपोर्ट दी गई, उन्हें सेटिस्फाइड किया गया, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, और उन्होंने कनेक्टेड लोगों, मंत्री या नेता जो जिसने भी सवाल किए थे उसको सेटिस्फाइड किए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मदद तो दूर की बात है, सरकारी मदद दूर की बात है, सवाल किए गए, क्वेश्चन किए गए, आरोप हमारे पर डाला गया। तो इस बात का हमें दुख है कि हमें न सरकार से कुछ मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, न स्टेट गवर्नमेंट से। सितारों ने कितना आप लोगों को कोविड काल में मदद किया था, कौन कौन किसने क्या क्या किया था? दुबे जी बताएंगे। लगभग हमें सलमान भाई ने हमारे 23,000 लोगों के अकाउंट में उन्होंने डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए। एक बार 3,000 रुपये किया, फिर 1,500 रुपये किए, 1500 14 से 15 करोड़ रुपये सलमान भाई ने लिए, 1.5 करोड़ रुपये यशराज फिल्म ने दिए, 51 लाख रुपये हमें अजय देवगन ने दिए, 51 लाख रुपये हमें रोहित शेट्टी जी ने दिए, अमिताभ बच्चन जी ने लगभग हमें 1 लाख कूपन दिए थे बिग बाजार के ऑल ओवर इंडिया लेवल से। तो हमारे मुंबई फिल्म फेडरेशन को 35,000 कूपन हमें मिले 1,500 रुपये की बिग बाजार के। लगभग उसकी कीमत भी लगभग मान के चलिए कि 14-15 करोड़ रुपए थी।
जो डायरेक्ट जाकर आप एक बाज़ार से सामान खरीद सकते थे। और प्रोड्यूसर बॉडी ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए और बाकी आर्टिस्ट अनिल कपूर, बोनी कपूर, इन्होंने भी हमें डायरेक्ट मदद की। वर्करों के लिए तिवारी साहब, वर्करों के लिए एक स्कीम पिछले दिनों चर्चा में थी कि आवास योजना आप लोग ला रहे हैं, उसके बारे में डिटेल बताइए ना। क्या 10,000 कुछ ग्रैंड फंडिंग कुछ आप लोग लाने वाले हैं? हम लोगों ने 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया था 50,000 कि हमें 50,000 घर जो है हमारे वर्कर, क्योंकि 5 लाख से ऊपर हमारे वर्कर हैं, 10,000 में तो नहीं काम चलेगा, 50,000 घर के लिए हमने लेटर दिया था। और डॉक्टर हरदीप पुरी ने उसको सुना और बहुत उस चीज़ को सराहा। उन्होंने कहा जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। उसके बाद हमने बिल्डर के साथ मिल कर के जो हमारा काम कर रहा है उनके साथ मिल कर के हमने अप्रोच किया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट फेज़ पर बनाने के लिए 10,080 घर के लिए परमिशन दिया। उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा हरदीप पुरी जी के यहाँ, और वहाँ से पूरे के पूरे सैंक्शन हो गए कि आप फर्स्ट फेज़ में 10,080 मकान बना सकते हैं, जिसका हम लोग शिवरात्रि का दिन है कल, बड़ा शुभ मुहूर्त है। वहाँ मॉडल रूम जो है लोगों को एक दिखाने के लिए, बताने के लिए कि घर किस तरह का बनेगा, उसका हम लोग कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की जो जन्म तिथि है उस पर हम लोग इस घर को, इस मॉडल रूम को लोगों तक सौंपेंगे और वहाँ से हमारी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होगा। कहाँ पे ये घर पर? ये सेलू में है, करजत से पहले, और स्टेशन से बहुत नज़दीक है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ मेट्रो चालू होने वाली है, हाईवे से कनेक्टेड घर है, अपना ज़मीन है। इसमें 23 महले की बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा और ESI का हॉस्पिटल होगा जो फ्री वर्करों के लिए, सीने वर्कर। पहली बात तो ये है कि सीने वर्कर के नाम पर ये हाउसिंग सोसाइटी को पास किया गया है कि सीने वर्कर, सिनेमा से कनेक्टेड लोग ही यहाँ पर रहेंगे। एक बहुत बड़ी जीत हुई है। 70 साल के अवधि में हर फेडरेशन के हर आदमी ने ये कोशिश की बनाने की, हर एसोसिएशन ने प्लान किया कि हम घर बनाएं वर्कर के लिए, मगर वो सक्सेस कभी नहीं हो पाया। लोगों ने या तो ज़्यादा पैसे मांग लिए, या शुरुआत हुई इधर हुआ, ऐसा हुआ ऐसा। ये पहली बार फेडरेशन 1 रुपया लिए बगैर अपने काम को यहाँ तक अंजाम दिया है। बिल्डर ने 253 एकड़ ज़मीन भी ले रखी है, जिस पर हमारी जगह, हमारे बिल्डिंग बनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। उम्मीद है जब आप लोगों को हम 30 अप्रैल को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे प्रेस को, और आप देखेंगे कि इतना बड़ा काम है कि इस काम के लिए हम चारों जो लोग यहाँ बैठे हैं, साथ में हमारी जो कमेटी है, इस सब का योगदान है, सबकी मेहनत है। जो भाग दौड़ का काम है दादा हमारे जो शरद सेलार जी हैं कर रहे हैं अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे मकानों के बारे में जानकारी इन्हीं के पास है, हम लोगों के पास तो है नहीं। तो सब मिल कर के काम कर रहे हैं, एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता है। ये फेडरेशन की जीत है, फेडरेशन का काम है, जिसमें 50,000 वर्कर तो सिर्फ एक ही आदमी के हैं, एलाइट मजदूर जिनको कि घर की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जैसे ही 10,000 इस साल मंजूर हुआ है, अगले साल फिर हमें 10,000 मंजूर हो, ऐसे 50,000 भी घर हमें कम पड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। लोग एक बार रहने लगेंगे, टाउनशिप बन जाएगी, तो दादा साहब फाल्के के नाम पर स्टैचू तो बनेगा, आज यहाँ से वहाँ होगा, इधर हटेगा, मगर उनके नाम पर यदि हाउसिंग सोसाइटी में एक टाउन बन जाएगा, टाउनशिप बन जाएगी, तो पूरी महाराष्ट्र के लिए यादगार जगह होगी। दादा, आप मुख्य सलाहकार हैं फेडरेशन के, आवासीय योजना के बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार पहले सबको, कि हम लोग बहुत सालों से, ये मेरा खुद का एजेंडा था, मैं खुद भागम दौड़ी करता था इसके लिए, मेरी संस्था के लिए, सिनेमा की मेकर में 1,500 हमने कर रहा था। मगर कुछ राज्य सरकार, और आपको पता है कि सरकार जो है देश की,
तो 3 साल के बाद 5 साल के बाद बदली हो जाती है। तो फिर जब तक मेरा टाइम आता था उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, तब तो मालूम पड़ता था कि सरकार गिर गई, ऑफिसर बदली हो गए। तो मुद्दा फिर वापस नए से उसको बोलो, बात करो, सुनाओ, नए से समझाओ। तो मैं और तिवारी जी हमेशा सोचते यार अपना सारा कितना उसको करना ही पड़ेगा। तो तिवारी जी ने उनके सहयोग से एक उनके परिचित लोगों को बुलाया, फिर हम लोग डिस्कशन किया। मुझे उसको सुनने में बहुत अच्छा लगा। उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, तिवारी जी ने फॉलो किया, अशोक ने फॉलो किया, नरेंद्र जी ने फॉलो, सब लोगों ने फॉलो किया। और हमारी कमेटी जो हमारी फेडरेशन से जुड़ी इतनी कमेटी सारों को सहायता मिल गई। मैं बोले दादा करना ही पड़ेगा। तो इस मुकाम से हम लोग आंदोलन चालू किए और ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सारा आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो आज हम लोग इतने खुश हैं दिलों से, दिल में से चारों भैया, आज कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि बाबा ये 4 आदमी थे तो जिनके वजह से और पूरी कमेटी के वजह से आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँच गए। इससे ज़्यादा हमको कोई खुशी नहीं है। और मैं और एक कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हमेशा हमारे सहयोग के लिए आती है। उनको पता है कि फेडरेशन एक 65 साल से जुड़ी हुई है और सबसे पुरानी संस्था है इंडस्ट्री में, जो सब इनके साथ है। आरटी जो टेक्नीशियन है हमारे साथ ही है, तो वो हमारी सुनते हो। महाराष्ट्र राज्य पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, वो हमेशा फेडरेशन का सुनते हैं। और मैं श्री विशाल नागरे पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि कल ही मैं उनको मिल के आया, क्योंकि हम लोग काम बांट के ले चाहो, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। तो उनके पास गया था, उनको मैंने इन्वाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, मगर उनको कोई अर्जेंट ऐसा तो 2 दिन में कोई कनेक्शन लेवल का आदमी है तो आ नहीं सकते हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरे मुद्दे सुन लिए कि आजकल हमारे इंडस्ट्री में कुछ बाहर के लोग आ गए, बहुत सारे शूटिंग में तकलीफ देने लगे हैं, कुछ पैसा मांग रहे, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है। तो प्रोड्यूसर भी हमारा परेशान है, मतलब क्यों बोलता है यार मेरा काम खराब हो जाएगा, उससे अच्छे 5,000 रुपये लेकर चले जा, ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने उनको ये सारी समस्या बताई, तो उन्होंने बोला शरद ऐसी बात है शिला, तो मैं 12 तारीख को तुम कितने बजे मीटिंग लगानी, क्योंकि हम लोग कल सैलू जाने वाले थे, हमको सवेरे आने के लिए टाइम लगेगा। 12 तारीख को परसों 4 बजे उन्होंने खुद फिल्म सिटी में करके पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि 4 बजे फेडरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और फिल्म सिटी के नियोजन से एक मीटिंग रहेगी। ये सारे मुद्दे फेडरेशन को सुना जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने पहले भी हमको बहुत ये किया सपोर्ट, और उनका मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा। और हमेशा महाराष्ट्र पुलिस ने हमको सपोर्ट किया है, लेकिन हमारे मुद्दे सुनते हो, ऐसा नहीं कि हमको ये करते नेगलेक्ट कर, सुनते और सुनते। उनको ये पता है, एक नॉलेज में उनके आ गया है कि फेडरेशन एक संस्था है जो ये इंडस्ट्री को बहुत सी सारी पुरानी संस्था है, और हम लोग बेनिफिट भी देते हैं। उनको ये नहीं समझा कि हम लोग रिटायरमेंट देते हैं, हम लोग मेडिकल देते हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए पैसा देते हैं, और बेड कंपल्सरी हर चीज़ देते हैं हम लोग। बाकी चीज़ एसोसिएशन बनी है, बोला उनका क्या है, बोला कुछ नहीं, वो लोग 5,000 रुपये लेके कार्ड देते, बोलते जाओ आप, कोई बोलता कैमरा मैन गया तू जा, फिर वो गार्ड दिया, बोला हमारे यहाँ ऐसे नहीं, हम लोग उस चीज़ को पूरा करने से पूरा चेक करते कि ये आदमी इस लायक है क्या, कोई उसको मेंबर बनाते। तो हम लोग जो रिटायरमेंट वगैरह देते पैसे है इसलिए देते, और हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको पता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और हम लोग चारों हमेशा भागवत भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। हमारी कमेटी सारी मुंबई में बाकी काम भी करती है, तो सबका ये सहयोग है, तो ये हुआ है। इसलिए मैं तहे से सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका मैं धन्यवाद कहता हूँ। ये गृह निर्माण जो स्कीम है, ये प्रथम फेज की कब तक मतलब पूर्ण होने की संभावना है, और लॉकडाउन के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस ढंग से मंदी की चपेट में है, उसका क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो भले छोटे वर्कर हैं, लेकिन एक्साइटमेंट है, जो कुछ नॉमिनल फीस रहेगी वो मैं कल बोलूँगा तो कल भरने को तैयार हो, तो खुद का घर चाहिए, खुद का घर अपना, तो वो रेडी है हमारे वर्कर्स। और रही बात गवर्नमेंट की यहाँ से, तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे, फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। इमीडिएट तो होता नहीं, गवर्नमेंट शासन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने परमिशन दे दी है। और कल जो हमारा भूमि पूजन है वो सैंपल फ्लैट का है कि किस तरीके से हम सैंपल फ्लैट बनाएंगे। कल हमारी एसोसिएशन जो है 32 एसोसिएशन, उसके कमेटी मेंबर्स जाके वो जगह देख रहे हैं और उस मॉडल हाउस का जो भूमि पूजन है वो करवा रहे हैं। 30 अप्रैल तक हमारा टारगेट है कि वो मॉडल हाउस कंप्लीट हो जाए। 30 अप्रैल को हम बड़ा कार्यक्रम, दादा साहब फाल्के जयंती के उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम रखें, जिसमें हमारा निवेदन है कि मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद हरदीप सिंह पुरी जी हुए जो उसके डिपार्टमेंट के हैं, कुछ बड़े आर्टिस्ट, अमिताभ बच्चन जी से हमारी बात चल रही है कि उस दिन वो आके वहाँ पे उसका भूमि पूजन करें।
तो और जो वर्कर्स हमारे जो वर्कर्स हैं वो इतने गरीब हैं, उनको मंथली कामकाज इतने नहीं है और वो रह रहे भाड़े पे रह रहे हैं या उनके पास मकान नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि हमें दिक्कत आएगी हमारा ये शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हमारे लोगों को। तिवारी सर, ये फ्लैट को लेकर के सबसे एक जिज्ञासा है कि ये फ्लैट की प्राइस क्या होगी और एरिया क्या होगा और इंस्टॉलमेंट क्या होगा, क्या प्रोसीजर क्या है? ये फ्लैट जो है 465 स्क्वायर फीट है, सुपर बिल्डर, क्योंकि 23 महले की बिल्डिंग है, वहाँ उसी में स्कूल है, उसी में हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉल भी बनेगा, स्कूल दुकानें उकानें होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी लोगों की संख्या रहने वाली है। तो उसकी जो हम फाइनल वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, तो जिनके पास घर है उनको, जिनके नाम से है अलॉट ऑलरेडी है, उन्हें ये नई सुविधा मिलेगी। इसलिए इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन फाइनल होने के बाद हम अपने मेंबरों से 11,000 रुपया फीस ले रहे हैं। जो पहला टोकन लिया जा रहा है 11,000 रुपये का, और जिस दिन हम उनको चाबी देंगे उस दिन 40,000 रुपया, कुछ 40-41,000 उनसे लिया जाएगा। उसके बाद उनको कुछ नहीं देना है, उनका अकाउंट से उनके पेमेंट जो है बैंक के थ्रू। EMI 6 से 7 हज़ार की EMI होगी। हाँ। 8 से 8.5 लाख रुपए में वो घर पड़ेगा उनको। प्रधानमंत्री का जो डिस्काउंट, मतलब जो सब्सिडी है, 3.25 लाख रुपए की उनकी सब्सिडी है, वो माइनस है। और अमृत योजना करके एक स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो भी कुछ 70,000 है। ऐसा करके लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए उनको सब्सिडी मिलेगी। नागपुर भी वेलफेयर, नागपुर हमारा नागपुर वेलफेयर है, वहाँ पे नॉर्मली और बिल्डर जो हैं 14 से 15 लाख में बेच रहे 14 हैं, से 15 लाख रुपए बेच रहे लेकिन हैं। हमारे मेंबरों को 8 से 8.5 लाख में पड़ेगा। और हमें कोरोना या वर्क डाउन हो गया, बिजनेस डाउन हुआ या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गड़बड़ हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो अपने वर्कर के लिए कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कम में तो उनको सुविधा मिलनी नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कमर्शियल है ही नहीं है। हम जैसे परिवार के लिए घर बनाते हैं, उसी तरह से ये मकान हम लोग अपने परिवार के लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ उनको असुविधा होगी, जहाँ किसी को दिक्कत होगी, उसमें फेडरेशन क्या मदद कर सकता है वो ज़रूर करेगा, और उनको मकान लेने के लिए, रहने के लिए जो सुविधा मुहैया करानी होगी हम लोग करेंगे। इस आवासीय योजना के बारे में आपके दूसरे पदाधिकारी भी कुछ बोले? हाँ बोलिए सर। राजा भाई, आप ये जो आवासीय